हकीकत बस इतनी सी है कि एक सांस की डोर है जो किसी भी पल टूट जाए तो आप कुछ नहीं हैं। चाहे मुझे उसके लिए कोई भी मीन इख्तियार करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से हमें करना पड़े कि मे बी हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो वो सेल्फ डाउट आता क्यों है? मे बी सोसाइटी की वजह से। हमारे वालिदैन अक्सर व बेशतर बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अ लीडर इज़ द वन हु मेक्स मोर लीडर्स लाइक हिम। एग्जैक्टली। अगर आप ग्रो कर रहे हो ना तो आप सभी के हेल्प से ही ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज एक बंदा तो नहीं कर पाएगा। वुमेन बॉस होती है तो सबसे ज़्यादा ये ईगो को हिट करता है किसी भी मर्द को। कि उन्होंने कहा है कि लड़कियों के लिए तो टीचिंग ही सेफ है या फिर तुम नर्सिंग करो। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि मेरे सिवा कुछ दिखाई न दे। टीचर्स को ना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आपने उन्हें हायर कर लिया। ये कि ये मेरी कमाई है तो मेरा है, तुम जो कमाते हो उसमें तो मेरा हक है, तो मुझे खाना पानी दो, मुझे कपड़े दो। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक पोस्ट नहीं, लीडरशिप सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये एक सोच है। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पिछले 30 सालों से एजुकेशन और लीडरशिप के फील्ड में वर्क करती आई हैं। इन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएई, सिंगापुर, मालदीव्स, मलेशिया में भी कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को लीड किया है। और इनका फोकस होता है विमेन एम्पावरमेंट पर, क्योंकि इनका मानना है कि अगर विमेन स्ट्रांग होगी तो हमारी सोसाइटी, हमारा सिस्टम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में और लीडरशिप के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर हालिमा सादिया का। डॉक्टर सादिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि मैंने जितना भी आपके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, आपकी जो जर्नी है ना वो 30 सालों की है। ये बहुत बड़ा टाइम है। अगर हम देखें तो ये पूरा 30 साल का सफ़र ना बहुत लंबा सफ़र होता है। तो आपके इस सफ़र में कोई भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो जिसने आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाया, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस के साथ वो शेयर करें। जी, आप बार बार 30 साल दोहरा रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे मेरी उम्र का एहसास दिला रही हैं। डेफिनेटली नॉट। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये 3 दिन पहले की बात है जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। और मैंने अपना सफ़र एज ए टीचर शुरू किया। हमदर्द पब्लिक स्कूल में मेरी पहली जॉब थी एज ए टीचर। और वहाँ मैं बिल्कुल जैसे और भी दूसरी टीचर्स होती हैं, सुबह जाती थी, पढ़ाती थी बच्चों को, एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि 2003 में एक मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया जब मैं सडनली बाथरूम में गिर गई थी और बेहोश हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल लाया गया इमरजेंसी में। संगम विहार में हमदर्द स्कूल है, वहाँ से होली फैमिली लाया गया और इमरजेंसी में मेरा एक ऑपरेशन हुआ। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी उस वक्त मैंने देखा कि एक तरफ मेरे हस्बैंड और एक तरफ मेरी सिस्टर, वो दोनों थे जब स्ट्रेचर के साथ साथ दोनों थे और दोनों की आंखों में मैंने आंसू देखे। तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि मतलब लाइफ क्या है, ये ज़िंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि एक सांस की डोर है जो किसी भी पल टूट जाए तो आप कुछ नहीं हैं। तो मेरे जहन में बहुत से आइडियाज़ तो बचपन से थे, क्योंकि मुझे बचपन से ही कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश थी। वो कुछ ना कुछ क्या है वो मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये बनूँगी, वो बनूँगी। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची उस लम्हे, जब मैंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा और मैंने ये एहसास किया कि अगर मैं वहाँ से वापस नहीं आई तो क्या होगा, तो मेरे वो सारे ख्वाब, सारे अरमान, वो इरादे, वो अज़ाइम सब अधूरे रह जाएंगे। तो खुदा के फजल व करम से ऑपरेशन कामयाब हुआ और मैं वापस आई। तभी मैंने ये तहैया किया कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है। बिल्कुल। और मुझे उस लम्हे को ज़ाय नहीं करना है, बल्कि उसे मुफीद बनाना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए। और जब ही से मेरा ये सफ़र जो एक लीडरशिप की कोचिंग का सफ़र है या दूसरों को लीडरशिप के लिए उकसाने और तरगीब देने का सफ़र है, वो उसी दिन से शुरू हुआ, 2003 से। ओके, नाइस। तो जैसे कि आपने अलग अलग कंट्रीज़ में भी वर्क किया, फिर इंडिया में भी, तो वहाँ पे आपको क्या फ़र्क लगा और यहाँ क्या फ़र्क लगा? देखिए, सच बोलूँ या कुछ डिप्लोमेसी से काम लूँ? हमें सच सुनना है। आपको सच सुनना है, नहीं सुन पाएंगे आप। देखिए, मैं एक तो ये बता दूं कि जो सबसे बड़ा बेसिक फ़र्क है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट के ज़रिए डेवलप किया हुआ होता है, उसमें तो फ़र्क है ही अगर जो हम दूसरे एडवांस कंट्री को देखते हैं उसमें और इंडिया में। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगी अपने भाई बहनों की, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों से मोहब्बत करती हूँ। यानी जितने भी
हिंदुस्तानी हैं, जितने भी भारतीय हैं, सब मेरे भाई बहन हैं। तो मैं उनसे प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं उनसे कहूँगी कि जो बेसिक फ़र्क मैंने महसूस किया है वो लोगों के अंदर महसूस किया है, लोगों की सोच के अंदर महसूस किया है। यहाँ हर कोई सिर्फ अपने लिए जीता है और उसे सिर्फ ये फिक्र होती है कि इस भीड़ से मैं कैसे निकल जाऊँ, इस ट्रैफिक से मैं कैसे आगे चला जाऊँ, ये मेरा पेपर है वो कैसे सॉल्व हो जाए, मेरा ये मसला कैसे हल हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी मीन इख्तियार करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से हमें करना पड़े। तो यहीं से शुरुआत होती है करप्शन की। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि हम आउट ऑफ द वे कुछ कर लें या अपना काम करा लें, यही एक बेसिक सोच है जो फ़र्क करती है दूसरे ममालिक में और हमारे ममालिक में। दूसरे ममालिक के लोग ये सोचते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वहाँ बुरे लोग नहीं हैं, वहाँ भी बुरे लोग हैं, लेकिन जो मैं एक मासेस की बात करती हूँ कि वो ये सोचते हैं कि हमें कानून के दायरे में चलना है, हमें उसूल के साथ चलना है, हमें अपने मुल्क के जो हमारे आईन है उसके साथ चलना है। और अगर हम लाइन में 10वें नंबर पे खड़े हैं तो 10वें नंबर पे ही मुझे सामान लेना है। मुझे ये नहीं कोशिश करना कि मैं पहले नंबर पे जाके पहले ले लूं। क्यों? जो पहले नंबर वाला वो मुझसे पहले आया है। तो इंडिया में ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? हमें सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन से जो हमारी तरबियत होती है ना, माँ बाप हमारे जहन में यही डालते हैं कि बड़े होकर के हमें कुछ बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पैसे कमाना है, तुमको ऑफिसर बनना है, पैसे कमाना है, तुमको पुलिस जॉब में जाना है, पैसे कमाना है, सरकारी जॉब में जाना है, पैसे कमाना है, बिजनेस में जाना है, पैसे कमाना है। मुझे नहीं लगता कि हमारी माएँ अक्सर व बेशतर या हमारे वालिदैन अक्सर व बेशतर बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें दूसरों के काम आना है, तुम्हें दूसरों की खिदमत करनी है, तुम्हें अपने को इस लायक बनाना है कि तुम दूसरों की मदद कर सको, दूसरों के लिए बेनिफिशियल बन सको। वो जब ही मुमकिन है जब हम खुद स्ट्रांग होंगे। एक कमज़ोर इंसान किसी कमज़ोर इंसान की मदद नहीं कर सकता, तो उसके लिए पहले हमें खुद मजबूत बनना है, फिर हम दूसरे कमज़ोरों की मदद करेंगे। तो ये जो एक सोच है, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ उसमें गिवर्स गेन में। आप दूसरों को जितना दोगे उतना ही आपके पास आएगा। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिससे ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और हम बहुत ही मुतमईन महसूस करते हैं। तो जब हम दूसरों को देने के जज्बे से हम जीते हैं, यही गिवर्स गेन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं सिंगापुर में थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कई मेट्रो लाइन्स थी वहाँ पे कि मुझे किस लाइन पे जाना है। तो जो वहाँ पे एक ऑफिसर था ड्यूटी पे, मैंने उससे पूछा तो उसने ना सिर्फ ये कि मुझे कहा कि इस लाइन पे जाना है, बल्कि वो मेरे साथ आया और कहने लगा कि लेडी आई विल गाइड यू। और उसके बाद फिर वो मेरे साथ, और उसने ये भी बताया ऑन द वे कि ये जो हमारा एस्केलेटर है ये लॉन्गेस्ट है सिंगापुर का, यानी कम से कम नहीं तो वो 4 मंजिल नीचे जाता है। 4 फ्लोर नीचे, इतना नीचे जाता है। फिर वहाँ पे वो मेट्रो लाइन है, MRT लाइन। तो वो मेरे साथ आया वहाँ पे, और जब ट्रेन आ गई जिस पे कि मुझे जाना था, वो समझ गया कि मैं एक फॉरेनर हूँ, मुझे मालूम नहीं ज़्यादा यहाँ के बारे में। जब मैं उसमें चली गई तो उसने मुझे फिर बाय किया, थैंक यू किया, और फिर वो वापस अपनी ड्यूटी पे उधर जहाँ भी उसकी ड्यूटी थी वहाँ गया। तो मुझे ये फ़र्क नज़र आया कि अगर मैं यहाँ पूछती, मैं अभी एक ऑटो से ही आई हूँ यहाँ पे ओखला से यहाँ, ओ माई गॉड उस ऑटो वाला वाज सो हॉरेबल। मैंने कहा था कस्तूरबा जाना है, उसने मुझे जुलैना पे जाकिर बाग पे उतार दिया और कहा कि अब उतर जाइए, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो मैंने थोड़ी बहस की, मैंने कहा कि जब मैंने आपसे कस्तूरबा कहा है तो कस्तूरबा कैंपस में लाइए मुझे। तो कहने लगा नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, आपको जो करना कीजिए, मैं आपको वापस ओखला ले जा रहा हूँ। और फिर वो मुझे ऑटो घुमा के ओखला जाने लगा, जस्ट इमेजिन। और उसने यू टर्न ले लिया। फिर मैंने कहा कि स्टॉप मैं उतर जाती हूँ यहीं पे। फिर मैं वहाँ उतर गई और फिर मैं वहाँ से पैदल चल के यहाँ तक आई हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से गुड लीडर और एक कॉन्शियस लीडर में क्या फ़र्क है? गुड लीडर तो वो होता है जो चीज़ों को मैनेज कर सके, उसे हम गुड लीडर कहेंगे। जैसे कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है तो अच्छे से चल रहा है तो वो गुड लीडर है। लेकिन जो कॉन्शियस लीडर है वो हर एक के दिलों में बसता है। उसे काम से ये नहीं होता कि मेरा काम हो जाना चाहिए, बल्कि उसे ये है कि जितने अफराद मेरे साथ काम कर रहे हैं वो कैसे ग्रो हों, उनकी जो परेशानियां हैं वो मेरी परेशानियां हैं, उनके चैलेंजेस मेरी चैलेंजेस हैं, और वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, साथ में ग्रो करें। जी बिल्कुल। तो एक कॉन्शियस लीडर को सिर्फ ये नहीं होता कि रिजल्ट चाहिए हमें, आई जस्ट वांट टू सी द कि जो भी आउटपुट है इसका, वो नहीं। उसे ये होता है कि डे टू डे में हम किस तरह से सारे लोग जो मेरे साथ हैं वो आगे चल रहे हैं, खुश चल रहे हैं, सेटिस्फैक्शन के साथ चल रहे हैं और साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अ लीडर इज़ द वन who makes more leaders like him. Exactly. लेकिन होता क्या है नहीं, इसका ऑपोजिट कि जो लीडर होता है वो चाहता है कि कोई आगे बढ़ ही ना पाए। हाँ, जहाँ भी हूँ मैं ही हूँ। ये सैड रियलिटी है। बिल्कुल। और मेरे सिवा मतलब कि खुदा मुझको ऐसी खुदाई ना दे
कि मेरे सिवा कुछ दिखाई ना दे, तो लेकिन जमाना वही है yes. कि मैं भी यहाँ पे भी मैं रहूँ, वहाँ भी मैं रहूँ, हर जगह मेरा ही हो, मेरी पोस्टर हो, मेरा नाम हो। एक जगह तो मैं गई थी तो उनके लोगो में भी उनका फेस है, जो अपनी कंपनी का लोगो उन्होंने बनाया है, उस लोगो के अंदर भी उन्होंने अपना फेस डाला है। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये इसको कहते हैं खुदाई। इंसान सबको साथ लेना। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का ये डायलॉग है कि सबका विकास सबका साथ, लेकिन यस ऑफ कोर्स इस डायलॉग में बहुत वजन है। एग्जैक्टली बहुत वजन है कि अगर कोई एक इंसान आगे बढ़ गया तो क्या बढ़ा। बिल्कुल नहीं। और फिर मुझे लगता है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो ना तो आप सभी के हेल्प से ही ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज एक बंदा तो नहीं कर पाएगा। वो जो टीम वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही होना भी चाहिए। बिल्कुल। और आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, आप ऐशो आराम से रह रहे हैं और आपका पड़ोसी भूखा है, उसके बच्चे बिलख रहे हैं, तो क्या आपको नींद आएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, एक कॉन्शियस इंसान को नहीं आनी चाहिए। जी। अच्छा, अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम करें तो बहुत सारी ना महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत टैलेंटेड तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर ना बहुत सेल्फ डाउट आ जाता है कि मे बी हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो वो सेल्फ डाउट आता क्यों है? मे बी सोसाइटी की वजह से। आप क्या सोचते हो उस बारे में कि वो सेल्फ डाउट क्यों आता है जबकि वो बहुत टैलेंटेड है, उसको पता है कि मैं कर लूँगी, बट क्या ऐसे रीजंस होते हैं? देखिए, हर औरत जो टैलेंटेड है लेकिन सेल्फ डाउट का शिकार है, उसके पीछे कोई ना कोई मर्द होता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे बचपन से ये यकीन दिलाया जाता है कि तुम औरत हो, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम ये पहन नहीं सकती, तुम लड़की हो, तुम यहाँ जा नहीं सकती, तुम लड़की हो, तुम इस प्रोफेशन में नहीं जा सकती, तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए ये करना मुनासिब नहीं है। तो जब बचपन से हम इस तरह के माहौल में पलते बढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट पैदा कर देता है। तो फिर होता क्या है कि हम एक अपने मोबाइल का सिम कार्ड भी बदलते हुए डरते हैं। हमें लगता है टेक्नोलॉजी, नो 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 नो, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी। या फिर अगर हम कहें फाइनेंस, नो 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 नो, वो तो मेरे हस्बैंड सारा कुछ करते हैं, अरे मेरा भाई सारा करता है कैलकुलेशन, मुझे ये क्या पता है। डिपेंड हो जाते हैं। बिल्कुल, वो ये एक डिवाइड है समाज में जो कि बचपन से ही हमारे सामने कर दिया गया है कि कुछ एरियाज लड़कियों के हैं और कुछ लड़कों के हैं। खैर लड़कों के तो कुछ नहीं है, लड़कों के लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है, लेकिन कुछ एरियाज लड़कियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं और वो लड़कियां उसी सोच के साथ पलती बढ़ती हैं कि आप या तो मेडिसिन में जाओगे या टीचिंग में जाओगे, यही दो प्रोफेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मोस्टली मैंने भी यही सुना है कि पेरेंट्स, अगर हम बात करें मर्दों की तो मर्द ही नहीं पेरेंट्स भी बोलते हैं, उसमें हमारी मदर भी आ जाती है कभी कभी। वो भी बोलते हैं कि मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि उन्होंने कहा है कि लड़कियों के लिए तो टीचिंग ही सेफ है या फिर तुम नर्सिंग करो, टीचिंग करो या नर्सिंग करो, इसके अलावा अगर तुम किसी फील्ड में जाओगे तो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो वो डरते हैं। बिल्कुल। देखिए, डर की एक वजह भी है क्योंकि आजकल जो हमारा माहौल हो गया है, ख़ासतौर से कॉरपोरेट का माहौल, वहाँ पे किसी भी लड़की को ज्वाइन करने का मतलब है कि जो दूसरे हमारे मर्द हजरात हैं, ये लेकिन सोच विदेश में नहीं है, मगर यहाँ पे ये सोच ज़्यादा है कि वो समझते हैं कि एक औरत जो घर से बाहर निकल गई वो सबके लिए अवेलेबल हो गई। एग्जैक्टली। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि वो लड़की अपने टैलेंट के इजहार के लिए बाहर आई है, ना कि खुद के इजहार के लिए बाहर आई है। और माफ़ कीजिएगा, इसमें हमारी कुछ बहनें भी शरीक हैं कि वो अपने टैलेंट, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपनी जुर्रत, अपनी सलाहियत, उसका इस्तेमाल कम और अपने विमेनहुड का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इस पर भी हमें एक मतलब कि सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सेल्फ डाउट किसी भी औरत के अंदर नहीं आना चाहिए। मैं ये कहूँगी उनसे कि जो काम कोई भी कर सकता है इस दुनिया में, वो काम आप कर सकती हैं। बिल्कुल। When anybody in the world can do, you can do it। तो सबसे पहले इस यकीन से आप शुरू करें और फिर उसके बाद आप देखें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारी बहनों ने क्या क्या कारनामे नहीं अंजाम दिए हैं। आप चाहे वो पहाड़ों पे चढ़ना हो, बड़े बड़े ओशंस को क्रॉस करना हो, बड़ी बड़ी मशीनरी का कोई इस तरह का इस्तेमाल करना हो, स्पेस में जाना हो। आप जहाँ देखें हर जगह पेट्रोल पंप से लेकर के पार्लियामेंट तक, आप हर जगह हमारी बहुत सारी जगह मैं देखती हूँ। बहुत सिली सी बात है कि कार चलाने पर ट्रोल करते हैं, लेकिन आज प्लेन भी चला रही है जो महिला है, तो वो तो ये तो बहुत सिली बात है। खैर, अच्छा, जैसे लीडरशिप रोल्स में वुमेन अगर कुछ भी करती हैं तो उनको अब जैसे विजिबल हमने देख लिए कि बहुत सारी परेशानियां, इनविजिबल परेशानियां क्या हैं, मतलब बैरियर्स क्या होते हैं जो उसको उसके करियर में आगे उसको मिलते हैं। देखिए, एक विमेन के साथ जो सबसे बड़ा होता है वो टाइम फैक्टर होता है, क्योंकि जब तक वो उस पोजीशन तक जाती हैं, लीडरशिप पोजीशन तक जाती हैं, जब तक वो एक फैमिली ओरिएंटेड हो चुकी होती हैं।
तो उन्हें फिर ये देखना होता है कि अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपने हस्बैंड को, इन लॉज को, बच्चे को, उनके लिए किचन भी संभालना होता है। इस वजह से अक्सर व बेशतर हमारी बहनें इस लीडरशिप रोल से घबराती हैं और उसको लेना नहीं चाहती हैं। अगर फैमिली थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाए और अगर ये डिवाइड जो है कि किचन का काम सिर्फ औरत का काम है, अगर इसको तब्दील कर दिया जाए और दोनों मिल के काम करें। अगर वो बाहर कमा रही है तो जाहिर है तो वो कंट्रीब्यूट कर रही होगी घर में, बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं कर रही है तो वो भी गलत कर रही है, क्योंकि कई बहनों की ये भी सोच है ये तो मेरी कमाई है, मैं घर का काम क्यों करूं? नहीं, वो तो है ही ये कि ये मेरी कमाई है तो मेरा है, तुम जो कमाते हो उसमें तो मेरा हक है, तो मुझे खाना पानी दो, मुझे कपड़े दो। तो इस सोच को भी बदलने की जरूरत है कि दोनों मिलके अगर बाहर का काम कर रहे हैं तो दोनों ही मिलके घर का भी काम करें, ताकि इस तरह की परेशानी ना आए और वो लीडरशिप रोल के लिए तैयार हो। सेकेंडली, उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की सलाहियत कम है, तो उसे लगता है जो क्रूशियल टास्क होंगे क्या मैं उसे कर पाऊंगी। तीसरी बात ये लगती है कि उसे लगता है कि चूंकि वो कहीं भी जहाँ भी लीडरशिप रोल में जा रही है, जो उसके साथ काम करने वाले लोग होंगे उसमें अक्सर व बेशतर मर्द हजरात होंगे, तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ आती है बात ईगो की, और यहाँ पे जब एक वुमेन बॉस होती है तो सबसे ज्यादा ये ईगो को हिट करता है किसी भी मर्द को, और उसे लगता है अच्छा ये आकर के मेरे को ऑर्डर दे रही हैं। तो वो एक खौफ होता है किसी औरत को जब भी लीडरशिप रोल लेती है उसमें। हालांकि मैं ये यकीन रखती हूँ कि इन सब बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बातचीत करें घर में, अपने घर में लोगों को समझाने की कोशिश करें, ऑफिस में भी अपने समझाने की कोशिश करें, तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आप बातचीत कीजिए लोगों से, उनको समझाने की कोशिश कीजिए, उनको बताने की कोशिश कीजिए कि लीडरशिप रोल के बाद मैं कुछ बदल नहीं जाऊँगी, मैं वही हूँ जो हूँ अभी। बस ये कि मेरा एक काम करने का जो स्कोप है वो अलग हो जाएगा। पहले मैं किसी और कैपेसिटी में कर रही थी, अब किसी और कैपेसिटी में करूँगी। बट यहाँ वही बात आ गई कि औरत को प्रूव क्यों करना है कि लाइक देखिए वो तो हर लीडर को प्रूव करना होता है, सिर्फ औरत को नहीं। कि मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा कहते हैं ना कि जो ऑन द टॉप होता है वो हमेशा तन्हा होता है। अगर आप सीरियस है तो कहेंगे देखो बॉस होते ही कितने सीरियस हो गए। तो ये तो है कि हमें इस पोजीशन पे जा करके कुछ हमारे अंदर एक्स्ट्रा सलाहियतें होना ज़रूरी है, जिससे हम लोगों के दिलों तक पहुंच सकें। अच्छा, जैसे आप कहती हैं कि रिस्पॉन्सिबल लिविंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, लाइफस्टाइल है, तो ये माइंडसेट लोगों का कैसे डेवलप होगा? किसी भी चीज़ की हाइट होती है। मैंने ये महसूस किया कि ये तो कहीं रुक ही नहीं रहा है। जो एक इंसान की जो ग्रीड है या जो एक इंसान का लाइफस्टाइल है आजकल, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, मतलब कोई इंतहा नहीं है। शॉपिंग पे शॉपिंग, ड्रेस पे ड्रेस, लग्जरीज पे लग्जरीज, और कहीं रुकने का नाम ले रहे हैं। शो ऑफ, शादियों में, पार्टीज़ में, यहाँ वहाँ हर जगह। तो फिर जब मैंने सस्टेनेबिलिटी के बारे में रिसर्च किया और मुझे मालूम हुआ कि ये किस कदर हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे ग्लोब के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, तो फिर मैंने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे ही अपने रिसर्च की बेसिस पे एक किताब लिखी, और मैंने ये लिखा कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इज़ पॉसिबल, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है कि हम उतना ही कंज्यूम करें जितनी ज़रूरत है। और मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं यहाँ पे जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 18 साल तक सिर्फ एक शेरवानी इस्तेमाल की थी, और वो फिएट गाड़ी में घूमते थे, जबकि उनके पैसों से कमाने वाले लोग, यानी हमदर्द में कमाने वाले लोग, वो मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, लेकिन वो फिएट गाड़ी में घूमते थे। तो ये होता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। हमारे पास पैसे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो चाहे जितना चाहें उतना इस्तेमाल करें। ये इख्तियार किसने दिया आपको? आप रिसोर्सेज के कस्टोडियन हैं, आप ओनर नहीं हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि आप 2-3 बार और इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कीजिए। हर पार्टी के लिए नई ड्रेस लेने के लिए क्या ज़रूरी है, या फिर खामखाई अपने तकरीबात में इतना खर्चा करने के लिए क्या ज़रूरत है? एक शादी बहुत सिंपल तरीके से भी की जा सकती है। तो इसीलिए फिर हमने ये एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, जिसको कि मैं नाम देती हूँ रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की, कि ये हर इंसान के लिए न सिर्फ ये कि ज़रूरी है बल्कि ये मैंडेटरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल को गुजारें और उतना ही कंज्यूम करें जितना ज़रूरी है। और ये कंजम्पशन हर चीज़ में है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब देखिए आजकल दिल्ली के ट्रैफिक का क्या हाल है, कार्स की वजह से मोस्टली कार्स इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। अगर एक घर है तो उसमें हर बंदे के पास 2 कार हैं, या सबके पास अपनी अपनी बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो है, जिन लाइंस पे मेट्रो अवेलेबल भी है, तो वहाँ पे भी लोग मेट्रो से जाना, जो जिनके पास कई कारें हैं वो जाना पसंद नहीं करेंगे। एक तो दिल्ली में वजह ये भी है कि क्राउड बहुत होता है उसके अंदर, तो उन लाइंस को ज़्यादा करें।
अगर हम सिंगापुर की मिसाल लेते हैं तो वहाँ तो हर गली, हर नुक्कड़, हर मोड़ को उन्होंने MRT से जोड़ रखा है। तो वहाँ अपने आप ही अंदर से ये ख्वाहिश होती है कि हम क्यों खामखा गाड़ी निकालें, कार निकालें, जो 4 कदम चल के ही तो मेट्रो है तो चलो वो ले लेते हैं। उसमें क्या, तो स्पीड फास्ट होती है उनकी, ट्रैफिक का खतरा नहीं होता, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन पे। तो अगर हम इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप करते हैं तो फिर इस तरह से लोगों की सोच भी बदलेगी धीरे धीरे। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, आपका, मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका 30-day ग्रीन लाइफस्टाइल चैलेंज क्या है। ये मुझे सुनने में और देखने में ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ये मैं भी जानना चाहूँगी। जी, असल में मेरे अंदर क्या है कि थोड़ा सा कुछ नया करने की हमेशा ख्वाहिश रहती है। अगर आप सब लोग सीधे रास्ते पर चल रहे होंगे तो मैं सोचूंगी थोड़ा सा जिगजैग में चल। तो ये 30 डेज का बेसिकली एक कोर्स डेवलप किया था हम लोगों ने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे। अच्छा। मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी जिसने डेवलप किया था। तो हमने जब उस कोर्स को डिलीवर करने का टाइम आया तो उसमें ये हुआ कि अगर हम इसे सिंपली कोर्स के तौर पे करते हैं, यानी कि लेक्चर रखते हैं, एक्टिविटीज़ रखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स रखते हैं, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा रिजल्ट वैसा नहीं आता जो हम चाहते हैं। तो फिर हमने इसे कन्वर्ट किया चैलेंज में। तो एवरी डे जो हम चाहते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं किसी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, तो हमने चैलेंज में एक दिन रखा कि टुडे यू विल ओनली यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो वो पूरा दिन उसको जो भी काम करना है, जहाँ भी जाना है, जिससे कभी जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाना है। तो करते थे ऐसा? हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों ने ये कोर्स किया है उन्होंने किया। अब जैसे अगर किसी दिन ऐसा है कि आज के दिन आपको सिर्फ सेल्फ ग्रोन फूड खाना है, हाँ, तो अब जैसे सेल्फ ग्रोन फूड है तो अब उनको उसके लिए ग्रो करना है तो हाँ, क्या चीज़ सबसे आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं? टोमेटो सबसे आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं, चिलीज कर सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स कर सकते हैं, और ये शहरों में भी कर सकते हैं, गमले के अंदर ही उग जाते हैं। तो इस तरह से वो फिर उसको ग्रो करते हैं, तो उनको टाइम पीरियड मिलता है। जैसे मान लिया कि अगर इसमें 20 दिन लगते हैं या 30 डेज लगते हैं या 28 डेज लगते हैं, तो उसके हिसाब से उनको टाइम पीरियड मिलता है। इसी तरह से उनको हर दिन एक ना एक कोई ऐसा चैलेंज होता है। जैसे आज आपको वो शूज़ पहनना है जो आपने कहीं रिटायर्ड करके रख दिया, उसको मेंट करा के पहनना है, मेंडेड शूज पहनना है, तो फिर वो निकालते हैं सारे अपने कबाड़े तो से। उसका कोई प्रूफ है कि वो ऐसा कर रहे हैं? नहीं, जब वो चैलेंज दिया जाता है तो इवनिंग में उनको जो है ना जमा करना होता है, अपनी वीडियो बना के डालनी होती है कि हमने दिन में ऐसे किया, यहाँ गए, ये किया, तो वो उनको सबमिट करना होता है। तो ये 30 डेज जो पूरे करते हैं तभी उनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि उन्होंने ये 30 डेज के चैलेंज पूरे किए। हाँ, तो वो चैलेंज के रूप में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, अदरवाइज तो फिर लोग सोचेंगे कि बोरिंग है। इंटरेस्टिंग भी हो गया और प्रैक्टिकल भी हो गया। जैसे एक दिन हो गया नो प्लास्टिक। मुझे याद है कि जब हमने ये वाला किया था, और मैं हर एक में करती हूँ साथ में, तो इस तरह से जितने भी बैचेस मेरे में निकलते हैं, मैं हर एक के साथ एक प्रैक्टिशनर भी होती हूँ, ट्रेनर के साथ साथ। तो एक दिन जब हुआ था कि नो प्लास्टिक डे, उस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और हमने कहा कि नारियल पानी पीना है, तो उसने जो ना स्ट्रॉ दिया, मैंने कहा नहीं स्ट्रॉ नहीं यूज़ करना है, आज तो नो प्लास्टिक डे है, तो स्ट्रॉ कैसे यूज़ करेंगे? तो मैंने कहा भैया आप ऐसे ही दे दो, मैं घर पे पी लूंगी। तो उसने ना पॉलीथीन निकाला डालने के लिए, मैंने कहा नहीं प्लास्टिक है, आप उसे रहने दो, आप मुझे हाथ में दे दो। फिर मैंने हाथ में वो नारियल लिया, घर गई, फिर उसे वहाँ पे। आई थिंक ऐसी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे तो लग रही है। ये होता ना इससे कि एक कॉन्शियस इंसान के ना जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें चली जाती है ये बात। हाँ। तो आइंदा जब कभी वो कम से कम उतनी ज्यादा प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कहीं ना कहीं माइंड में उनके ये होगा। हाँ, बिल्कुल, और इस तरह से हम एक अच्छे सिटीजन को डेवलप कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो 90 नहीं तो कम से कम 50% तो इस पे काम करेंगे आगे जाके, चैलेंज के बाद भी अगर हम देखें तो, क्योंकि याद रहेगा अरे यार मैंने ऐसे किया था, तो अब नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इस चीज को। तो ये है। अच्छा, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडिया में आपको सबसे बड़ी कमी क्या लगती है एजुकेशन सिस्टम के लिए? देखिए, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो वाकईन बहुत अच्छा है। जो हमारी NEP है, NCF इससे पहले था, तो वो सब जो बातें करते हैं उसमें जो बताया गया वो सब बहुत ही उम्दा है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी प्रैक्टिकलिटी की। तो प्रैक्टिकलिटी में हमारे पास स्कूल में वैरायटी इतनी ज़्यादा है, एक फ्लैट के स्कूल से लेकर के और 48 एकड़ लैंड तक के स्कूल्स हैं, तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कहीं पे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जा रही है, कहीं पे एजुकेशन का कोई मेयार ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक मिनिमम लेवल जो है ना फिक्स होना चाहिए, कि उस मिनिमम लेवल तक अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, चाहे लैंड वाइज हो, चाहे वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके हिसाब से हो, तो जब तक वहाँ तक ना पहुँचे ना, उन स्कूलों को एग्जिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ में भी यही है कि जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, आप
बहुत ख़राब से ख़राब स्कूल में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक बेसिक नीड जो होती है बच्चे की, एक प्लेग्राउंड होगा, एक बच्चे के लिए स्पेशियस क्लासरूम्स होंगे, क्वालिफाइड टीचर होंगे, नॉन क्वालिफाइड अलाउड नहीं होंगे, और उनका एक करिकुलम होगा जिसको कि मिनिस्ट्री चेक करती है, बीच बीच में आके इंस्पेक्ट करती है। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करना ज़रूरी है, वरना फिर चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करती हूँ, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी बिना पे बहुत से बच्चे हमारे सफ़र करते हैं। तो जो पॉलिसीज़ में हैं उसे प्रैक्टिकल में लाना, और न सिर्फ ये कि चंद स्कूलों में लाना, बल्कि इसे जितने भी स्कूल्स हैं, अगर स्कूल हैं तो मान्यता ही मत दीजिए जब तक कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा ना करते। हाँ, क्योंकि बहुत सारी जगह इनफैक्ट मैंने भी ये देखा है कि टीचर्स को ना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आपने उन्हें हायर कर लिया। जी जी। अब वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो क्या पढ़ा रही हैं ना बच्चों को पता है ना उन्हें पता है। तो ये तो एक तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो गया, क्योंकि जब वो बहुत अर्ली एज में होते हैं ना तो वही ग्रैब करते हैं, उसी एज में वो सब कुछ ग्रैब करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एज बहुत सेंसिटिव है, तो एक अच्छा टीचर होना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बेशक। आपने देखा था ना जो रील वायरल हुई थी, SANDE, एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रही थी। ऐसे बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं तो कि उन्हें बेसिक भी नहीं पता है, भी नहीं है, ABCD भी नहीं पता है, तो वो एक बच्चे को कैसे गाइड करेंगे। और मोस्टली ये गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स में होता है। जी, जबकि गवर्नमेंट में जब जाते हैं तो इतने उनको टेस्ट क्वालिफाई करने होते हैं और इतनी डिग्रियां भी होनी चाहिए उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स भी इसके रिस्पॉन्सिबल है कि वो सीखना नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली, हाँ। एक बार जॉब मिल जाती है तो वो इतने मुतमईन हो जाते हैं कि अब तो परमानेंट हो गई मेरी। हाँ। ये भी है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि इंसान हमेशा सीखता रहे। मैं तो इस उम्र में भी अभी भी सोचिए कि अभी मैंने लेटेस्ट 2024 में PhD में एडमिशन लिया, जबकि मैं ऑलरेडी PhD कर चुकी हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम सीखना छोड़ देते हैं, लर्निंग छोड़ देते हैं, तो हम बुढ़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जहन बुढ़ा हो जाता है ना, तो जब ब्रेन आपका ओल्ड हो जाता है तो फिर आप भी ओल्ड होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपने ब्रेन को यंग रखना चाहिए। उसके लिए उसके सामने ना चैलेंजेस ऐसे आते रहना चाहिए, तभी हमारा कॉग्निटिव बरकरार रहता है। अच्छा, कोई एक ऐसी हैबिट जो हर लीडर को अडॉप्ट करनी चाहिए? मुझे लगता है आप अभी बोलोगे लर्निंग वाली, जो भी आपने बताई। जी हाँ, कि उसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैं लर्निंग से भी पहले एक और चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करूँगी। लर्निंग तो खैर है ही अपनी जगह पे, लेकिन जो बहुत बहुत बेसिक है, जो मैंने भी मिस किया अपने लीडरशिप रोल्स में, क्योंकि इनिशियली जब मैंने लीडरशिप रोल लिया था तो मैं इतनी ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं थी। मैं भी एक टीचर से ही प्रमोट होकर के फिर हेड बनी थी। और एक तो ये भी गैप है जिस पे भी मुझे बात करनी है कि जो हम टीचर होते हैं उसके बाद आप बहुत अच्छे टीचर हैं तो आपको फिर वो हेड बना देते हैं। हाँ। तो आपकी लीडरशिप की कोई ट्रेनिंग बाद में होती है फिर, तो ये जो एक गैप रह जाता है बीच में, जिसकी बिना पे मैंने भी कई मिस्टेक्स किए हैं, वो है एम्पैथी। जब आप लीडर होते हैं तो आपके अंदर एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं उस टीचर की जगह पे हूँ तो मैं क्या सोच रही होती, मेरे क्या एहसासात होते, मेरी क्या फीलिंग्स होती। तो इसके लिए हमें हर एक को जानना, हर एक के हालात को जानना, हर एक के घर के माहौल को जानना, और अगर कोई टीचर नहीं प्रोग्रेस कर रही है या नहीं पंक्चुअल है तो क्या वजह है, उसके रूट कॉज को जानना और फिर उसे दूर करने की कोशिश करना, ये एम्पैथी है। सिर्फ ये नहीं है कि आप डिक्टेटर की तरह हर एक को सिर्फ ये कहते रहे कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए। अगर किसी क्लास का रिजल्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके साथ बैठ के डिस्कस करना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये एम्पैथी के अंदर आता है। बट ये चीज़ बहुत कम देखने मिलती है। अगर हम अभी आज देखें ना तो चाहे वो स्कूल्स की बात हो गई, कॉलेजेस की बात हो गई, इवन ऑफिसेज में भी यही है कि आपके ऊपर बस प्रेशर बना दिया जाएगा। मोस्टली यही होता है जगहों पर, लेकिन उसके साथ बैठ के आप डिस्कस नहीं करोगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, या आप उससे शेयर नहीं करोगे, उसकी बातें नहीं सुनोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एम्पैथी की कमी है, बस मैं यही कहूँगी कि लोग एम्पैथाइज नहीं करते हैं दूसरों के साथ। उनको लगता है बस जो मेरा टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, मुझे जो कहा गया वो मैं कर दूं, मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए। और फिर ये भी सोचते हैं ना कि अरे मैं अगर उसको बुला के बात करूँ ना तो वो तो हमेशा रोना ही रोएगी, या वो तो हमेशा रोता ही रहेगा, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ही देगा, कोई ना कोई बहाने बनाएगा। तो हम ना डाउट बहुत जल्दी करते हैं लोगों के ऊपर, और हमें लगता है कि दुनिया में हर कोई जो है ना वो निगेटिव ही है, गलत ही है। हमें कभी ना हमें लोगों को हमेशा जो है ना हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छा गुमान लोगों के बारे में, अच्छे ख्यालात। कि अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि सुबह मुझे बुखार है, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो ये ना हो फट से हमारी ज़बान से क्या निकलता है, अरे यार बहाना मार यही नहीं होने की ज़रूरत है।
क्योंकि हो सकता है कि सचमुच वो बीमार हो सकता है सचमुच उसे बुखार हो। तो एक थोड़ा सा जो है ना एलिमेंट ऑफ डाउट जो है ना वो तो हमें रखना चाहिए। ये नहीं कि फट से कह देना चाहिए अरे ये अगर बॉस भी नहीं कहेगा ना तो जो कलीग्स होंगे ना उनमें से कोई ना कोई कह देगा, अरे यार इसका तो यही रहता और वो उसके जहन में ये बात डाल देगा। हाँ बॉस के। मैंने कल तो उसको शाम को देखा था मॉल में। तो कल शाम से सुबह में फर्क हो सकता है ना, बुखार तो सुबह भी आ सकता है। एग्जैक्टली। तो हमें एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है, दूसरों को समझने की, उनको अंडरस्टैंड करने की। यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। वेल आज जितनी भी जो महिलाएं मैं चाहती हूँ कि जो हमें देख रही हैं घर पे बैठे, तो आप उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगी? हाँ देखिए, जो मेरी बहनें देख रही हैं और चाहे वो घरों में बैठी हों या ऑफिसेज में बैठी हों, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि औरत होना अपने में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और सेलिब्रेट कीजिए इसे, विमेनहुड को सेलिब्रेट कीजिए और यकीन जानिए कि दुनिया में आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाइए, वो मकसद जो आपकी फैमिली के मकसद के साथ अलाइन करता हो या ना करता हो सकता है आपकी फैमिली का मकसद कुछ और हो लेकिन आपकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और हो, और उस मकसद के हुसूल में आप जानो दिल से लग जाइए, तन मन धन से। जुनून चाहिए, जुनून। अगर आपको किसी भी मकसद को पाने के लिए जुनून नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी बेकार है। अपनी ज़िंदगी को बाबाने बनाने के लिए मकसद का तयन, उसके लिए जुनून और उसे हासिल करना, यही है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ शर्त यह है कि आपको अपनी सलाहियतों का इदराक हो जाए, आप ख़ुद को पहचान लें और आप ख़ुद को जान लें कि आपके अंदर कितनी सलाहियतें। मेरी तमाम तर ख्वाहिशात आपके साथ हैं और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। वेल डॉक्टर सादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आई। आपने इतना अच्छा कीमती हमें समय दिया अपना और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। एंड आई होप कि बहुत सारी जितनी भी वुमेंस हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे वो घर में हैं, मैरिड हैं और अनमैरिड हैं, वो ज़रूर इंस्पायर हुई होंगी। आज हमने बहुत सारी बातें शेयर करी हैं। सो गाइज़, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो इसे आगे शेयर करना, लाइक करना और हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप आगे आने वाले कौन से टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं।